और उसके अंदर हमने देखा कि सेल्स टैक्स का बेसिक मॉडल क्या है कि आप लोगों से टैक्स लेंगे हर महीने, और उसमें से जो टैक्स आपने दिया हुआ है उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट या उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो आप क्या कर देंगे, पे ऑफ करें, और उसमें से माइनस करेंगे और जो बैलेंस अमाउंट है वो पे कर दें। एडिशनली अगर आप अनरजिस्टर्ड को सेल करेंगे तो उसका फर्दर टैक्स भी आप देंगे, और अगर अनरजिस्टर्ड से परचेज करेंगे तो फिर उसका कोई आपको बेनिफिट नहीं हो। ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और इसके साथ हमने देखा कि अगर एसेट्स को अगर आप बाय करें तो वो कौन से एसेट हैं जिनके ऊपर आपको इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा, और कौन से एसेट है जिसके ऊपर इनपुट टैक्स मिलेगा। 90% के रूल को देखा कि आपका जो इनपुट है वो आपके आउटपुट के 90% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन चीजों को भी हमने वो डिस्कस किया है। आज हम उसकी प्रैक्टिस सेशन करेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या इश्यूज हैं। आपका क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन है जी, मैं इनका एक पहले क्वेरीज हैं, जरा उसको एड्रेस कर लें। क्वेश्चन नंबर 35 आप बता रहे हैं। कॉन्फिडेंस इंजीनियरिंग, ये ये वाला। अच्छा जी, ये इसमें है जी, ये कह रहे हैं कि टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन जो हमने बेची हैं उसमें रॉ मटेरियल ऑफ 2 million विच वर गिवन टू फैक्ट्री इंजीनियर फॉर हिज पर्सनल यूज। फैक्ट्री इंजीनियर को उन्होंने रॉ मटेरियल खरीदा और उसको वो दे दिया। ठीक है, देखें इसके, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। लॉ बेसिकली जो इसका बेसिक थीम है ना वो ये है कि आपने कोई चीज बाय की और खुद यूज कर ली। पेंसिल्स हैं, आपने बाय की और खुद इस्तेमाल कर ली, तो ना इसको हम इनपुट कहेंगे ना इसको आउटपुट कहेंगे। ये बात थोड़ी सी समझने वाली है कि आपने कोई चीज बाय की और खुद आपने उसको इस्तेमाल कर लिया, तो इसको ना हम इनपुट बोलेंगे क्योंकि मैं इसका एंड कंज्यूमर हूं। मैंने यूज कर ली, अपने एम्प्लॉयज को दे दी, किसी को भी दे दी, तो मैं इसका क्या बन गया हूँ, एंड कंज्यूमर बन गया हूँ। मैं बिजनेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा उसे। उसके लिए इसको जो है वो इनपुट आउटपुट की गेम से ये बात निकल जाती है। वालेकुम सलाम। अच्छा, दूसरी बात सुनिएगा कि अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं लेड बाय करता हूँ, लकड़ी बाय करता हूँ, बिजली इस्तेमाल होती है, और मैं पेंसिल्स बना लेता हूँ सेल करने के लिए। अब ये जो पेंसिलें मैंने खुद मैन्युफैक्चर की हैं, इसकी लकड़ी के ऊपर, इसके लेड के ऊपर, इसके कलर के ऊपर, इसकी बिजली के ऊपर मैं इनपुट में उसको डाल चुका हुआ। अब लॉ कहता है कि अब जो पेंसिलें तुम इस बेचोगे या खुद इस्तेमाल करोगे, मैं उसको टैक्सेबल एक्टिविटी ही समझूंगा। ये टैक्सेबल एक्टिविटी की डेफिनेशन में चीज शामिल है। फर्क समझ आई? एक है मैंने पेंसिल खरीदी और मैंने इस्तेमाल कर ली, या मैंने अपने बच्चे को दे दी, मैंने अपने एम्प्लॉय को दे दी। खरीदी और आगे मैंने वो दे दी, ये वाला पॉइंट है। ये जो पॉइंट है इन्होंने हाईलाइट किया है कि टैक्सेबल गुड्स जो रजिस्टर्ड पर्सन को हमने बेची हैं उसके अंदर हमने 2 million की ये चीजें भी पड़ी हुई हैं। वो रॉ मटेरियल था, यानी रॉ मटेरियल से मुराद है कि मेरे लकड़ी थी, फर्ज करें। क्या थी वो लकड़ी मेरे लिए तो रॉ थी। हो सकता है मैनेजर के लिए उसकी खिड़की बननी हो, कुछ और होना हो। तो वो एज इट इज लकड़ी खरीदी, और वो लकड़ी 20 लाख रुपए की वो इंजीनियर अपने पर्सनल यूज के लिए ले गया, उसको मैंने दे दी। अब इसका क्या होगा? पहली बात तो ये है कि चूंकि मैंने जो चीज खरीदी उसका मैं एंड कंज्यूमर बन गया हूँ, तो ना ये मेरी इनपुट का हिस्सा बननी चाहिए और ना ही मेरी आउटपुट का हिस्सा होनी चाहिए थी। अंडरस्टैंड? दोनों जगह पर नहीं होनी चाहिए थी। इसका असल ट्रीटमेंट तो यही बनता है कि अगर आपकी कोई ड्राइंग्स हो, ठीक है, और आप उसकी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं, तो तरीका यही है कि उसको इनपुट में से भी निकाल दें और आउटपुट में से भी निकाल दें।
ये इसका तरीका होता है। लेकिन इसके अंदर एग्जामिनर के सोल्यूशन के अंदर हार्मोनाइजेशन नहीं है। हार्मोनाइजेशन से मुराद है कभी वो ऐसी चीजों को क्या करता है, वो आउटपुट में डाल देता है और इनपुट में से नहीं निकालता। मिसाल ये जो पॉइंट है उसको वो इग्नोर करता है। वो कहता है ठीक है, आपने पर्सनल यूज में कोई चीज ले आई, ये सेल होनी चाहिए और वो सेल में शामिल भी है, तो इट्स ओके, इसको चलना चाहिए। ये उसका एक इशू है, तो उसको वो वहां पर वो कर देता है। ये मसला है। तो मेरा ख्याल मैंने इसको करवाते हुए इसको इग्नोर किया था कि यार ठीक पड़ा हुआ है ये, क्योंकि पर्सनल यूज में, क्योंकि इस तरह के एग्जाम के अंदर आई कैप के सॉल्यूशंस मौजूद हैं जिसके अंदर कि उसने क्या किया हुआ है कि उसको इनपुट आउटपुट, इनपुट का भी हिस्सा लिया हुआ है और आउटपुट में भी डाला हुआ है। लेकिन यहाँ जो आप बता रहे हैं कि खालिद साहब ने और आई कैप ने ये सोल्यूशन में लिया हुआ है, वो ठीक किया हुआ है। बाय लॉ ऐसे ही है कि आप 2 मिलियन को। अच्छा, अब ये दूसरी बात अब ध्यान से सुनिएगा। अब जो 2 मिलियन है, इसके ऊपर एक और इशू बनता है। ये जो चीजें 2 मिलियन की हैं, कहीं ये सेल प्राइस पे तो नहीं थी? अगर मैंने 20 लाख की चीज खरीदी है और मैंने अपने मैनेजर को दे दी है 25 लाख की, तो सेल में से 25 लाख माइनस होना था और इनपुट में से 20 लाख माइनस होना था। और चूंकि यहाँ पर जो 20 लाख की 20 लाख ही हमें अज्यूम कर रहे हैं कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन शामिल नहीं है, तो इसलिए वहां से भी 20 लाख निकाल दिया, इधर से भी, यानी इनपुट में से भी और आउटपुट दोनों में से 20 लाख माइनस कर दिए। तो ये सही ट्रीटमेंट है। तो हमेशा इग्नोर ही करेंगे। नहीं नहीं नहीं, इग्नोर नहीं करेंगे। आपने अगर तो ये, आप जैसे कहते हैं ये टैक्सेबल गुड जो रजिस्टर्ड पर्सन है ना, ये जो ऊपर सेल उसने हमें दी हुई है जी। 220 मिलियन की, कहता है इसके अंदर 2 मिलियन शामिल है जो हमने मैनेजर को दिया है। नॉर्मली आपकी जो पर्सनल आइटम्स होती हैं, जो आपकी पर्सनल यूज में ड्राइंग्स जो होती हैं, सेल्स टैक्स के अंदर वो सेल गिनी जाती। सेल्स टैक्स के अंदर सेल गिनी जाती, राइट। लेकिन उसके लिए आपका वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ये शर्त है कि वो क्या होनी चाहिए। अब ये मैन्युफैक्चर्ड नहीं थी, ये चीजें क्या थी, मैन्युफैक्चर्ड नहीं थी। एज इट इज आई और एज इट इज ले गए। रॉ मटेरियल से डजन मीन कि वो रॉ फॉर्म में है। रॉ मटेरियल से होता है जिसको आपने आगे मैन्युफैक्चर करना हो। स्टूडेंट के जहन में जब रॉ का आता है तो समझता है कि यूज के काबिल नहीं है। जैसे कैपेसिटर है, मैं आपसे पूछता हूँ कैपेसिटर जो है, जो पंखों में लगता है, ये रॉ मटेरियल है या नहीं है? अगर आप फैन बनाते हैं तो आपके लिए रॉ मटेरियल है, और अगर कैपेसिटर बेचते हैं तो आपके लिए रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स है, प्रोडक्ट है आपके लिए। तो यहाँ उसने बता दिया कि ये रॉ मटेरियल था। ठीक, आप यानी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स नहीं थी। अगर यहाँ रॉ मटेरियल की बजाय बताता कि गुड्स वर्थ ₹2 मिलियन विच वर गिवन टू द फैक्ट्री इंजीनियर फॉर हिज पर्सनल यूज, तो फिर हम कुछ भी ना करते, हम कहते हैं इसकी सेल है, सेल में रहने दें इसे। सही है। अब अगला सवाल ये था कि जो मैनेजर्स होते हैं, तो मैनेजर्स तो अनरजिस्टर्ड होते हैं नॉर्मली सेल टैक्स में, तो इस फर्दर टैक्स लगना है या नहीं लगना? तो फर्दर टैक्स इसके ऊपर नहीं लगना। क्यों? क्योंकि ये एंड कंज्यूमर है। एंड कंज्यूमर के ऊपर फर्दर टैक्स नहीं लगता, ये चीज है इसके अंदर। नहीं, इनका सवाल ये है कि अगर हम इसको इनपुट में रहने दें और आउटपुट में ऐड कर दें, ड्राइंग्स जो होती है ना, एज पर डेफिनेशन, आप टैक्सेबल एक्टिविटी की डेफिनेशन जब देखेंगे तो उसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि जो पर्सनल यूज के लिए आइटम्स होती हैं वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो है, फॉर पर्सनल यूज सप्लाई आती है, ये सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाती, सप्लाई या टैक्सेबल एक्टिविटी की डेफिनेशन में चली जाती। वहां वर्ड है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, क्या है? तो इसलिए मैंने बताया कि अगर आपको एग्जाम में कभी कंफ्यूजन हो जाए इस तरह की, तो आपने क्या करना है, बहुत, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में टाइम नहीं होता, तो फिर आप उसको रहने दें। फिर आप उसको रहने दें, उसके अंदर ही, सेल के अंदर सेल का हिस्सा बनाएं उसे, अपोर्शनमेंट भी लेकर जाएं, सब जगहों पर लेकर जाएं। यानी जैसे आपने सेल की है रजिस्टर्ड पर्सन को, यानी ड्राइंग्स इंप्लॉइज को देना, ड्राइंग्स खुद कर लेना, ऐसे ही है जैसे आपने रजिस्टर्ड पर्सन को सेल की है। इसलिए उसका कोई ट्रीटमेंट ना, अगर कंफ्यूज हो जाए एग्जाम में कि क्या करना है, तरीकेकार मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि ये डेफिनेशन में, सप्लाई की डेफिनेशन में शामिल है, इसलिए इसको जो है वो यहाँ पर
नहीं होना चाहिए, और कोई चीज। ठीक है जी। तो इसे इनके वाला पॉइंट्स की गिनती बता दें आप, मतलब कि कैश डिस्काउंट है लेकिन पीछे जो सा खालिद साहब ने इसको अलाउ किया हुआ गुड्स ऑफ 32 million है। which were sold to prey traders at a credit term of 210. PT paid the amount within 10 days and availed the discount। जो है देखें, अगर ये नॉर्म, लेकिन क्या ये उसकी इनवाइस पे लिखा हुआ था? क्योंकि ये एक डिफरेंट चीज है ना, ये वाली। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि कैश डिस्काउंट इज नॉट अलाउड, क्योंकि जब इसको इनवाइस दी गई थी उस वक्त उस पर क्या लिखा हुआ था? 32 लाख रुपया। ठीक है। लेकिन जब उसको एक्चुअल पेमेंट मिली तो उस पर उसने डिस्काउंट दे दिया। तो इनवाइस पे तो टर्म्स एंड कंडीशन थी ना। बस अब ये देखें, ये डिबेटेबल इशू है कि लॉ कहता है कि इनवाइस पे मेंशन हो, तो इनवाइस पे तो उसने मेंशन किया हुआ था कि अगर तुम करोगे तो ये होगा, अगर करोगे तो ये होगा, ये विद इफ एंड बट के साथ है। ठीक है, तो लॉ में इसकी कोई क्लैरिफिकेशन तो नहीं है। खालिद साहब ने इसको जो है वो ये इस बात पे ले लिया हुआ है कि भाई चूंकि इनवाइस पे भी मेंशन है और ये नॉर्मल भी देता है, लिहाजा इसको एक हमें कर लेना चाहिए। समझ आ रही है आई कैप ने क्या किया हुआ इसका? ताकि बस इसको देखा है। आपने आई कैप का सोल्यूशन देखा है? जैसे आई कैप ने क्या किया हुआ इसका जो अगला पॉइंट है, हम्म, ट्रेड डिस्काउंट जो इस तरह से दिया हुआ है। हम्म, अच्छा देखे ना कि इस तरह के पॉइंट जो हैं जहां पर कि जजमेंट रिक्वायर्ड है, छोटे छोटे बच्चों के साथ तो नहीं पूछनी चाहिए ऐसी चीज। क्या ख्याल है कि आप बेचारे छोटे छोटे बच्चों से आप ट्रक कहें जी आगे पीछे कर दें, तो उसका काम तो नहीं है। यानी ये चीजें जजमेंट रिक्वायर करती हैं। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि एग्जामिनर सोल्यूशन बनाते हुए ये नहीं देखता कि ये सोल्यूशन जो है वो मैंने भी देना है या मेरे बच्चे भी बैठे होंगे। वो कहता है कि यार ठीक है, डाल दें, देखी जाएगी जो होगा, जरा इनको टेस्ट तो करें। ये कहीं आपको पढ़ाते भी होंगे अकाउंटिंग वगैरह में? नहीं पढ़ाते? हार्ड वर्क के टैक्सेशन। आर्ट नहीं, ये टर्म जो है ये 210 N30 वाली कल पढ़ाते है। हैं ना, तभी उसने फिर दिया हुआ है, वरना उसको नहीं देना चाहिए। जी। और कोई चीज? जी। ये मैंने असाइनमेंट में दिया हुआ था। ठीक है जी, मैं करवा देता हूँ। चलिए को हासिल के मैं बात एसोसिएट के अंदर ना एक पॉइंट है। टैक्सेबल गुड्स दूसरा है कि एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की है, तो एफडीआर को उसने दूसरा है जिसका सीएनआई और वो एनडीए नंबर नहीं दिया। दूसरा जिसके अंदर है इम्पोर्टेंट टैक्स के अंदर है कि इससे रिलेटेड जो इम्पोर्ट होगा वो डिसअलाउ कर दिया जाए। तो खालिद साहब ने पीछे इसका जो इसका इम्पोर्ट है वो भी किया हुआ है डिसअलाउ, और सेल्स में जो सा सेल्स भी माइनस की हुई लाइक ऑफ कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 30। इसको पहले कर लें, फिर इसके ऊपर मैंने कहा जरा इसको डिस्कस कर लें। देखें, अगर कहीं पर जजमेंट रिक्वायर्ड है ना, तो आपने कोई एक जजमेंट बना के उसी को ज़हन में रखना है। यानी इस स्टेज के ऊपर आके आपने ये नहीं करना कि ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, आपने कोई एक ही जजमेंट ज़हन में रखनी है। यानी किसी एक पॉइंट की खातिर हम अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं कर सकते, क्योंकि इस स्टेज के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आपका लूज होना चाहिए। समझ आ रही है ना, जो आपको जहन में चीज चल रही है ना कि यार ये वाला ट्रीटमेंट है। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि मुझे दोनों का ट्रीटमेंट समझ आ गई है तो एग्जाम के अंदर मैं कर लूंगा, तो वेल एंड गुड। आप कहते हैं हाँ मुझे बात समझ आ गई है, सर ने ये बात कही है, इस सिचुएशन में ये करना, इस सिचुएशन में ये करना, लेकिन अगर कोई एक चीज याद रही है, डोंट वरी, आप उसी के साथ चलें वो इंशाल्लाह। क्योंकि एग्जाम के अंदर आई कैप के जो सॉल्यूशंस हैं उनके अंदर खुद जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन है। तो जब चार्टर्ड अकाउंटेंट उस चीज में कंफ्यूज हैं, तो आपका आप अगर कंफ्यूज हो जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होती। इन पॉइंट्स के ऊपर कभी भी एग्जामिनर फेल नहीं करता, ये बात याद रखें। फेल करता वो बेसिक पॉइंट्स के ऊपर, कि आउटपुट को आपने इनपुट में डाला हुआ है। ठीक है, आपने सारी चीजों को मिक्स किया हुआ है ना, वो एक आइडिया ले लेता है कि इस बच्चे की जो है ना वो जहनी हालत ठीक नहीं है। ज़कात को जाके जनाब आपने उस पर टैक्स क्रेडिट किसी ने कैलकुलेट कर दिया, डोनेशन जो है वो टोटल इनकम में से माइनस कर दी। इस तरह की चीज़ों के ऊपर वो बच्चे को यही नहीं पता कि जाके जनाब सैलरी टैक्स में डाल दी और टैक्स को सैलरी में ऐड कर दिया कहीं जाके। ठीक है, उसने कहा जी सैलरी पे विद होल्डिंग टैक्स कटा हुआ है। ठीक है, तो उसने उसको जाके माइनस कहाँ से करना था?
एडवांस टैक्स लाइबिलिटी में से, इस तरह की जो ब्लंडर होते हैं ना, उसको वो देखता है। एग्जामिनर सेंस भी बनाता है कि इस बच्चे को आगे भेजना या नहीं भेजना। उसके उसके जब हम पेपर चेक करते हैं तो उसके अंदर हमें पता चल रहा होता है कि क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है, बच्चे का जो है ना वो मेंटल स्टेट क्या है। सिर्फ हम नंबरों के ऊपर ही नहीं देख रहे होते, ये बात भी याद रखें। हाँ जी। भी मैं करता हूँ नहीं करता, लेकिन बात तो जो है ना। जी। अच्छा जी, एक क्वेश्चन है। असल में ये प्रोडक्ट का एक क्वेश्चन है, ए और बी प्रोडक्ट का। लेकिन ये अच्छी चीज है कि माशाल्लाह आपके पता चल रहा है कि आपने चीजें की हुई। इसमें 11 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, सेल्स टैक्स पेएबल और रिफंडेबल इनपुट टैक्स टू बी कैरिड फॉरवर्ड इफ एनी। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पेएबल है ये आएगी आपकी आउटपुट माइनस इनपुट से, और ये जो रिफंड है ये आपका आएगा जीरो रेटेड गुड से। और ये जो कैरी फॉरवर्ड है इसके दो सोर्सेज हैं, या तो इसका 90% का सेक्शन 8B, या फिक्स एसेट की वजह से ये कैरी फॉरवर्ड आएगा। तो सबसे पहले जो चीजें उसने मांगी है आपको पता होनी चाहिए कि ये जो मेरे से चीज मांग रहा है इसका टेम्पलेट क्या है, मैंने यहाँ पहुंचना कैसे है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। बिस्मिल्लाह। Miss Z is registered under the Sales Tax Act as a gain in the manufacture and supply of प्रोडक्ट ए एंड बी। ये देखें, ये क्वेश्चन आपको बहुत कम मिला है कि उसने प्रोडक्ट की डिटेल दी हो। नॉर्मली आपको क्या डेटा मिलता है? नॉर्मली आपको जो डेटा मिलता है वो बताया जाता है कि ये गुड्स टैक्सेबल ये हैं, एग्जेम्प्ट ये हैं, इस तरह का डेटा आपको प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ उसने ये बताने की बजाय कि टैक्सेबल गुड्स हैं या एग्जेम्प्ट, उसने कहा दो प्रोडक्ट बेचती है मिस ए और बी। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रैपर फॉर द मंथ ऑफ। सेल्स टैक्स के अंदर ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? क्योंकि हमें इस महीने में देखना होता है कि कोई ब्रॉड फॉरवर्ड होके भी चीज आ रही है या नहीं आ रही। इन दोनों में से किसका आपके टेम्पलेट है? ये दोनों क्वेश्चन मेरे पास है। ये कह रहे किसी का माइक ऑन है। असल में मेरे पास वो नहीं है ना, सुनने वाली ताकत नहीं है, ये सिर्फ बोलने वाला है मेरे पास, तो मुझे नहीं पता चल रहा होता। ठीक है, मैं इसको जरा 1 मिनट ठहरिएगा, पहले मैं बच्चों से बात करने की ताकत जो है वो सलब कर। जी। तो अब देखिएगा जी, हमारे पास स्क्रीन मेरा ख्याल शेयर होगी आप लोगों के साथ। कहता है जी प्रोडक्ट लोकल सप्लाईज, प्रोडक्ट ए की और बी की, एक्सपोर्ट टू थाईलैंड, एक्सपोर्ट टू थाईलैंड, ये उसने एक्सपोर्ट कर दी, तो ये फिफ्थ शेड्यूल में आ गई एक्सपोर्ट। ये हमारी किस में चली गई? फिफ्थ शेड्यूल के अंदर ये हमारी चली गई। परचेज ऑफ लोकल मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसको तो हम लेंगे, इसको इग्नोर कर दें। सही है। अच्छा, मैं ज्यादा क्वेश्चन करवा सकता हूँ अगर मैं सोल्यूशन ना करवाऊं और आपको ये दिखाता जाऊं मैं, है? सिर्फ मैं आपको ये चीज दिखा के साथ सोल्यूशन के अंदर हम इसको वो लेके चलें। करवा देता हूँ, करवा देता हूँ। प्रोडक्ट ए इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम द चार्ज ऑफ सेल्स टैक्स। ये प्रोडक्ट क्या है? ये एग्जाम्प्ट है। अब ये ध्यान से देखिएगा, ये प्रोडक्ट क्या है? एग्जाम्प्ट है।
अच्छा जी, अब ये एग्जेम्प्ट है, ठीक है। और एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट क्या करती है? एक्सपोर्ट। कल मैंने आपको बताया था कि जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो फिर आप फिफ्थ शेड्यूल को देखते हैं, फिर एग्जाम्पशन खत्म हो जाती है, फिर वो क्या बन जाती है? जीरो रेटेड हो जाती है। अब ये हम, इसका मतलब है कि लोकल सेल ये तो हो गई एग्जाम्प्ट, और ये क्या हो गई हमारी? जीरो रेट। ठीक हो गया? क्लियर? सेल्स टैक्स क्रेडिट ब्रॉड फॉरवर्ड, ये इसका क्या बताया था मैंने आपको ब्रॉड फॉरवर्ड का? कि ये हमारे क्वेश्चन में जाता है, ये वर्किंग में नहीं जाता। Substandard supplies worth rupees 150 were returned to the registered vendors and proper and debit credit notes were issued. वेंडर कौन होता है? आपका सप्लायर। ठीक है, तो ये जो उसने कहा जी आप वर रिटर्न्ड, तो ये क्या हुई आपकी? परचेज रिटर्न हुई। ये क्या हुई आपकी? परचेज रिटर्न हुई। ठीक है, ये आपकी वर्किंग में जाती है। जो आपकी सेज रिटर्न हो, ये कहाँ जाती है आपकी? ये सवाल में डायरेक्ट नहीं लेके जाते, अज्यूम करते हैं कि कॉमन है, अज्यूम करते हैं कि ये कॉमन है। कहते जी एन इनवाइस ऑफ 52x2 अमाउंटिंग टू रुपीज 10। अब हम कहाँ पर हैं? 8वें महीने में, और इनवाइस कौन सी है? दूसरे महीने की। अमाउंटिंग रुपीज 1 लाख हैड नॉट बीन क्लेम्ड इन एडवर्टेंटली। ठीक है, दिस ओवरसाइट वाज डिटेक्टेड इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो इसका तरीकेकार क्या होता है? 6 माह। तो आप जिस महीने से आपने आगे जाना है उसको काट निकाल दें, उससे आगे 6 माह गिन लें। ठीक है ना? क्या करना? उससे आगे 6 माह गिन लें। 180 डेज का ये रूल नहीं है पेमेंट का। वहां नहीं इस महीने को निकाल के 180 डेज गिनने शुरू कर देना। ये सिर्फ इनवाइस का है। तो फेब की इनवाइस थी ना, अब आ गई 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये आखिरी महीना था। ठीक है, अब ये जो इनवाइस, इसका मतलब यस, इसका हमें इनपुट क्लेम कर चाहिए। इनपुट की बात है, अब जाएगा कहाँ? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या होता है? एक वर्किंग 1 होती है, एक वर्किंग 2 होती है अगर अपॉर्चुनिमेंट करनी हो, और एक क्वेश्चन होता है आउटपुट, और एक होता है इनपुट। अब ये वाली बात कहाँ जाएगी? पहली बात देखी जाती है हमेशा, क्या ये ऊपर जो डेटा है उसमें ये शामिल है या नहीं है। सबसे पहले देखा जाएगा कि ये क्या चीज है, ये इनपुट है। तो ये इनपुट कहाँ पड़ी हुई है? क्या ये ऊपर जो डेटा मुझे गिवन है उसके अंदर शामिल है? द आंसर इज नो, क्योंकि उसने यहाँ कहीं नहीं बताया कि ये इंक्लूडेड है, ना ये यहाँ बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इन एडिशन टू द डेटा गिवन अबव, उसके एडिशन में है 1 लाख रुपए की। तो अब इसको जो ऐसी ब्रॉड फॉरवर्ड होके इनवाइसेस आती है, हम उन डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं लेकर जाते, डायरेक्ट क्वेश्चन में लेकर नहीं जाते। इसका मतलब ये है कि जब हम अपनी कॉमन इनपुट टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो उसको वहां पर लेकर जाएंगे। आपकी वर्किंग 1 क्या होती है? कॉमन इनपुट टैक्स। और ये क्या होती है? इसकी अपोर्शनमेंट। ऐसे ही होता है ना? मैं इसलिए अपोर्शनमेंट की बात कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर जो सेल है वो डाइवर्सिफाइड है। अब देखिएगा जो प्रोडक्ट बी है ये तो टैक्सेबल थी ना, तो प्रोडक्ट बी के अंदर ये जो लोकल सेल है ये हो गई टैक्सेबल, और ये क्या हो गई? जीरो रेटेड। ठीक है, तो आप देखें तो हमारे पास 3 तरह की प्रोडक्ट्स आ गई। अगर आप देखें टैक्सेबल 10100000, और मेरे पास आ गई जीरो रेटेड, वो इन दोनों को ऐड करें, 25 + 3 39500056, तो ये आ गई 6.5 मिलियन की जीरो रेटेड आ गई। और एग्जाम कितनी आ गई? तो मैंने क्या किया, उसने जो डेटा दिया था मैं अपनी उसी कन्वेंशनल फॉर्म में ले आया। ऐसे ही डेटा गिवन होता है ना आपको। तो इस क्वेश्चन में उसने इंफॉर्मेशन एक डिफरेंट तरीके से आपको प्रोवाइड कर, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको करवा रहा था ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन एक डिफरेंट तरीके से दी है, तो हमने उसको ट्रांसफॉर्म कर लिया अपने तरीके से। समझ आ रही?
तो ये हो गई, ऑल द अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स। ये लाइन ना भी लिखी जाए तो ये हमारी एग्जाम के अंदर अजम्पशन होती है। क्या होती है? अजम्पशन होती है। सही है? इस ओके? समझ आ गई है जी? अजम्पशन का, अजम्पशन का ये होता है कि ये जो फिगर ऊपर गिवन है, ये वाली, ये जो 35 लाख की फिगर है, क्या इसमें सेल्स टैक्स शामिल है या बगैर सेल्स टैक्स के है? मिसाल के तौर पे मैं कोई चीज खरीदता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं ना एक पंखा लेके आया हूँ 1,18,000 रुपए का। आप मेरे से पूछेंगे, अगर सेल्स टैक्स की काम कर रहे हैं, तो आप पूछेंगे यार ये मुझे तुम बात सेल्स टैक्स समेत बता रहे हो या अलग बता रहे हो? तो आप कहते हैं कि ये सेल्स टैक्स इसमें शामिल है। तो फिर आप इसमें से सेल्स टैक्स कैसे माइनस करोगे? आप लिखोगे 0.18, 1.18, फिर इसका 18,000 रुपया सेल्स टैक्स आएगा। मैं कहता हूँ एक पंखा मैंने खरीदा है 1 लाख रुपए का, आप कहते हैं इसमें सेल्स टैक्स शामिल है, आप कहते हैं नहीं। तो फिर मैं सेल्स टैक्स यहाँ से कैसे कैलकुलेट करूंगा? 0.18, फिर मेरी ये वैल्यू आएगी। तो इसलिए अगर एग्जाम में ये बात ना बताई जाए तो ये बात अज्यूम की जाएगी कि जितनी फिगर मुझे एग्जामिनर बता रहा है इसमें सेल्स टैक्स शामिल, अनलेस कि वो कहे, जैसे मिसाल के तौर के ऊपर ये उसने कहा जी सेल्स टैक्स क्रेडिट ब्रॉड फॉरवर्ड, इसको नहीं आपने 18% से मल्टीप्लाई करना। क्यों? क्योंकि ये वो कह रहा है कि ये सेल्स टैक्स है, वो खुद बता रहा है कि ये सेल्स टैक्स है। तो जब उसने बता दिया है कि ये सेल्स टैक्स है, तो फिर वहां तो बेवकूफी है कि आप उसको 18% से मल्टीप्लाई कर रहे हो। समझ आ रही है? तो इससे हमें इंफॉर्मेशन को पढ़ने का भी अंदाजा हुआ है कि इंफॉर्मेशन को पढ़ा कैसे जाता है। ओके? इसको मैं उसकी वजह बताता हूँ, पहले मुझे अपने तरीके से कर लेने दें। ठीक है ना? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है ना। नोट, हाँ, अब समझ आई। हाय, 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 हाय। हर बात पे कहते हो कि तू क्या है, बताओ ये भी कोई अंदाजे गुफ्तगू, ऐसा है ना शेर? आता है मुझे इंशाल्लाह। क्या खैर, कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन मजा तो अब आया ना कि अब आप मेरे से डिस्कस करते हैं, आप मुझे चैलेंज की दे रहे हैं। हाँ जी। नहीं, ऐसे ही होता है। यानी हमारे ओपिनियन, जब आप आर्गुमेंट्स में आते हैं तो ये स्टेज होती है ना कि भी अब ठीक चल रहा है काम। शुरू में तो आप बस सुम्मुम बुकुम उम्युन फहुम ला यरजिऊन खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम। मैं जो भी बताता था आप कहते सर जो फरमाया ठीक ही फरमाया आपने। ऐसे ही था ना? तो अब जो है वो चीजें चेंज हो रही हैं। आप कहते हैं सर तब्दीली आई नहीं, आ चुकी है। आई एम सो हैप्पी कि आप ऐसी बातें कर रहे हैं, अच्छी बातें हैं। लें जी, मैं ज़रा इसको सेटिंग कर लूँ आपके सामने, आप भी सेटिंग को देखें कि मैंने कैसे करनी है। मैंने इसको पहले कॉमा लगाना है, हाँ कैसा देखा है? मैंने क्या किया, मैंने पूरी शीट के ऊपर कॉमा को नेगेटिव कर। अब मुझे शीट ढूंढनी पड़ेगी, मैं हूँ कहाँ पे? मैं यहाँ पर। ठीक है जी, तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। तो अब क्वेश्चन 14 के ऊपर जाके सबसे पहली चीज हमने ये देखी, हमने ये देखा कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप इजाजत दें तो ये, इसको मैं जो अपनी मेरी मार्किंग है कैंसिल कर दूं या नहीं? आप ना भी करते, मैंने फिर भी करनी थी। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि मैं जरा इसको, इसका आसान तरीका पता क्या है, इसको मैं बंद करूं,
इसको करूँ बंद और इसे कहूँ मत सेव करो प्लीज, थैंक यू। और फिर जाके मैं इस फाइल को खोलूँ और कहूँ वहां चलो जहाँ पहले था, है ना। इसको कहते हैं सेंस, शायद कॉमन भी सही कहते हैं। ठीक है जी। और इसको मैं इधर कर लूँ और सेल्स टैक्स की शीट को इधर कर लूँ। ये मेरा स्टाइल आपको कैसा लगता है? दोनों शीटें नजर आ रही हैं? उठ गए हो? वेरी गुड। नहीं जी, अब सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या मुझे वर्किंग वन बनानी है या नहीं। उसका जवाब कहाँ से मिलता है? सेल के ऊपर। दो चीजें आपकी ये चीज डिसाइड करती हैं कि मुझे इसमें कॉमन इनपुट टैक्स कैलकुलेट करना है या नहीं करना। वो होती है कि क्या इसमें सेल एक से ज्यादा तरह की गिवन है। द आंसर इज यस। क्या हर सेल का इनपुट टैक्स अलग दिया गया है? द आंसर इज नो। सेल डाइवर्सिफाइड है और हर सेल का अलग अलग मुझे एक्सपेंसेस नहीं दिए गए। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? फर्स्ट यस, सेकंड नो। तो इसका मतलब अब मुझे वर्किंग वन पे जाना है, कॉमन है। ठीक है, वो मेरे पास जो चीज पड़ी हुई है वो ये वाली अमाउंट है, ये। इसको तो इग्नोर करना है। अब इसमें जाएंगे, ये है मिस्टर जी। अब बेशक यहाँ एग्जाम में लिखते हैं मिस्टर जी, कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेएबल और ऊपर कैरी फॉरवर्ड नहीं लिखना, ठीक है जी। फॉर द मंथ अगस्त 2000 x 2, सही है। और इसमें हम जाके लिखेंगे, W1 भी कर सकते हैं, वर्किंग वन भी कर सकते हैं। अब लिखेंगे रेजिजुअल इनपुट टैक्स। रेजिजुअल इनपुट टैक्स में आप लिखेंगे परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन्स। और इसके आगे, अच्छा इसके दो तरीके हैं कि पहले परचेजेस को सेट कर सकते हैं हम, फिर उसका 18% ले सकते हैं, या डायरेक्ट 18% के साथ भी आप कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस मौजूद होती हैं। तो हम इसको यहीं पर ही 6 मिलियन इंटू 18% ऐसे भी किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। तो इंटू 0.18 इसके ऊपर आप रुपीस पूरे लिख दें। अब इसके साथ नीचे उसने इनपुट की एक हमें इंफॉर्मेशन दी थी, सेल्स टैक्स ब्रॉड फॉरवर्ड। मैं इसके साथ लिख देता हूं कि ये मेरा इनपुट है। सब स्टैंडर्ड सप्लाईज वर रिटर्न, ये क्या है? मेरी इनपुट है, ये भी इनपुट का हिस्सा है ना। और इनवाइस जो थी नॉट क्लेम्ड, ये मेरी आउटपुट का हिस्सा है, ऐसे ही है ना। तो सबसे पहले मैं इसमें करता हूँ लेस सेल्स रिटर्न। लेस सेल्स रिटर्न, सॉरी परचेज रिटर्न, परचेजेस रिटर्न। ठीक है, अब उसने आगे बताया 150 का, उसने कहा ये एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है ना। तो इंटू 18% हम करेंगे, तो माइनस कर देंगे 150.18। सही हो गया जी। तो मेरा ये पॉइंट एग्जाम में जो पॉइंट हो जाएगा आप उसको टिक कर लेंगे कि ये मैंने कर लिया है। और अगर उसका कोई फर्दर ट्रीटमेंट हो तो उसके आगे लिखते हैं कि इसका मैंने आगे एक ट्रीटमेंट और करना है। सेल्स टैक्स ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट में जाएगा, अभी नहीं जाएगा। प्रोडक्ट ए जो है उसको देखते हैं। ये इनवाइस मेरी कहाँ जाएगी? आउटपुट का हिस्सा बनेगी। अब हम
हमारे पास इसके अलावा तो कोई चीज नहीं है, कोई एसेट भी नहीं है, तो हम इसका टोटल कर लें, और इस टोटल को हम क्या करेंगे, आप साथ साथ प्लीज करते जाएं ताकि आप समझें ये फाइनल की ही तैयारी हो रही है प्लीज। ठीक है ना, इसको लाइट ना ले। ठीक हो गया, यहां तक आगे सारे। मैंने इनपुट कैलकुलेट कर लिया, और मैंने इस अमाउंट को भी ले लिया। हाँ, ये मुझे एग्जाम में लिखनी है, क्योंकि एग्जामिनर कहता है शो ऑल रेलेवेंट एक्सेम्पशन एंड डिसअलाउंसेस। तो मुझे ये यहाँ पर लाइन लिखनी चाहिए, परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन्स, वो है 850, और यहाँ जीरो करते हैं। ठीक है जी, ये तो मैंने इस लाइन को भी यूज कर लिया, इसको भी टिक कर दिया, इसको भी टिक कर दिया। ये होती है टाइम मैनेजमेंट, ताकि बार बार मुझे इंफॉर्मेशन ना पढ़नी पड़े और चीजें प्रिसीजन लेवल तक जा रही हूँ। ये जो टिक्स लगा रहे होते हैं ना साथ, ये उसके लिए होता है कि आपको वो ना हो। अब चलते हैं हम इसकी अपॉर्चुनिमेंट के ऊपर। तो वर्किंग टू आ जाएगी। ठीक है, ये फोर्थ लाइन कौन सी? तो वो भी इनपुट पिछले साल क्लेम कर सकते हो, ट्रांसफर इनपुट। हाँ सॉरी, मैंने आउटपुट में गलत लिख दिया है। ये ये इनपुट ही किया है। देखना, गलती आपने की है तो फिर आपको ये तो होगा। हाँ, आइंदा नहीं ऐसी कर। ठीक है, इसका लिखेंगे अनक्लेम्ड इनवाइस ऑफ फरवरी। कितनी है ये? 1 लाख। 18%। ठीक है जी, ये आ, तो मेरी ये भी हो गई ना फिर। ये लाइन का भी मैंने ट्रीटमेंट कर लिया, इसका भी कर लिया। हम्म 18,000। एक जीरो ज्यादा लग गया। आपने तो 18 लिखा है ना? बस ठीक है जी। अच्छा जी, आगे आएगा जी अपॉर्चनमेंट। खाली अपॉर्चनमेंट भी लिख दें, ठीक है, कोई मसला नहीं है। उसके लिए मैंने आपको क्या बताया है कि क्या करना। उसके लिए आपने एक कॉलम बनाना है, आपने सप्लाईज का। ठीक हो गया। दूसरा कॉलम आपने बनाना है अमाउंट का। तीसरा कॉलम बनाना आपने इनपुट का, और अगर फिक्स एसेट हो तो उसके लिए चौथा कॉलम भी बनाया जाएगा। या मल्टीपल आपकी अपॉर्चनमेंट हो रही है। अब इसके अंदर सप्लाईज में क्या क्या चीजें हैं हमारे पास? एक है जी टैक्सेबल गुड्स सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाईज, टैक्सेबल सप्लाईज। वो कौन सी है हमने ली है? ये वाली 10,10,000 रुपए की। ये आ गई। उसके बाद हमारे पास है जी जीरो रेटेड। ठीक है। अब जीरो रेटेड जो गुड्स है ना, वो कहता है जी, वो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 2550 प्लस 3950। ये मैं कह रहा हूँ कि मेरी जो एक्सपोर्ट हुई है दोनों, वो क्या है? जीरो रेटेड। ठीक है। और फिर मेरी क्या आ गई? एग्जाम्प्ट गुड्स। और एग्जाम्प्ट गुड मेरी लोकल सप्लाई 5350, ये आ गई। सही है, ये मेरी यहाँ पर ये आ चुकी हुई है। यहाँ पर आप ये अजम्पशन वैसे लिखने की मेरा ख्याल है जरूरत नहीं है, लेकिन खालिद साहब ने अजम्पशन लिखी है तो मैं भी एक अजम्पशन लिख देता हूँ। ये जरा देखिएगा।
ऊपर इस सवाल के लिखा हुआ था कि ये मैन्युफैक्चरर है। क्या है? मैन्युफैक्चरर है। क्या है? तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि ये जो गुड्स बनाई गई हैं ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है और इसका रॉ मटेरियल क्या है? टैक्सेबल है। ये क्या है? रॉ मटेरियल इसका टैक्सेबल है। समझ आ रही है? यानी ये अगर ये भी गुड्स प्रोडक्ट ए में पाकिस्तान बेचता तो ये एग्जेम्प्ट होती। तो इसका मेरा इनपुट जाया हो रहा है ना, ये जो है इसका इनपुट मेरा जाया होगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि इसके अंदर जो मैंने एक्सपोर्ट की है 25 लाख, 25 की है। हाँ, ये जो मैंने एक्सपोर्ट की है ना ये वाली, ये मेरी अब जीरो रेटेड हो गई। अब रिफंडेबल में चलेगी। इसका इनपुट चला गया, ये नहीं, इसका इनपुट रिफंडेबल में चला गया। सही है। तो यहां पर मैं इसी वैल्यू को लेकर आऊं। अब इसका तरीकेकार क्या है? मैंने आपको दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इसके अंदर एक परसेंटेज वाला कॉलम बना लें। ठीक है, आप यहां पर परसेंटेज वाला कॉलम बना लें। और इसकी परसेंटेज लिखते हैं। इसको वेट भी कहते हैं। ये तो हमने कहा कि इसके अंदर जो टैक्सेबल सप्लाईज हैं वो 7.85% है। और जो है वो जीरो रेटेड 6.5 है और एग्जाम्प्ट 5350 है। सही है। तो अब आप क्या करेंगे कि इनपुट टैक्स का मल्टीप्लाई कर दे इसके साथ। लेकिन ये आपको एग्जाम में कंडीशनल वर्किंग बना देगा। हम एग्जाम में ये रिकमेंड नहीं करते। हम एग्जाम में क्या कहते हैं कि आप ये वाला कॉलम ना बनाएं। आप क्या करें, डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर आप इस अमाउंट को लिखें, डिवाइड करें कैलकुलेटर के ऊपर इसको, और मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ ये। ठीक है। सिमिलरली आप इस वैल्यू को डिवाइड करें आपकी टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई के साथ और मल्टीप्लाई कर दें इनपुट के साथ। समझ आ रही है? यानी ये एग्जाम के अंदर ये एडिशनल टाइम सेव करना है। एक नया कॉलम बनाए फिर परसेंटेज करें, तो टाइम सेव करना होता है। इसलिए ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ, वरना इसकी जरूरत ही नहीं है। ये प्रोडक्ट बी इज एग्जेम्प्ट, ये कहाँ लिखा है? सवाल किसी ने किया है। बेटा ये एग्जामिनर ने यहाँ लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट ए इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम चार्ज ऑफ सेल्स टैक्स। ये प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट है ये वाले। राइट। तो एग्जेम्पशन जो है वो एक्सपोर्ट पे नहीं एग्जेम्पशन होती। एग्जेम्पशन हमेशा लोकल की ही होती है। या इंपोर्ट पे एग्जेम्पशन होती है या लोकल पे एग्जेम्पशन होती है। एक्सपोर्ट पे एग्जेम्पशन नहीं होती, ये बात याद रखें। एग्जेम्पशन या लोकल सेल पे होती है या इंपोर्ट के टाइम पे एग्जेम्पशन होती है। अगर ये कोई चीज एग्जेम्प्ट है तो आप इंपोर्ट करेंगे तो टैक्स नहीं देंगे, या लोकल सेल करेंगे तो टैक्स नहीं देंगे, नहीं लेंगे। और अगर परचेज किया तो टैक्स नहीं देंगे। ये एग्जेम्पशन की ये क्वालिटी होती है। एक्सपोर्ट के लिए नहीं रखा, तो इसलिए चूंकि ये एक्सपोर्ट हो गई तो इसलिए मेरी एग्जेम्पशन क्या बची? ये वाली बच गई। क्योंकि ये एक्सपोर्ट हो गई तो ये उस एग्जेम्पशन से निकल गई है, एक्सपोर्ट हो गई। तो मैंने इस पूरी प्रोडक्ट को क्या ले लिया? जीरो रेटेड। फिफ्थ शेड्यूल के अंदर इसको मैंने डाल दिया सिक्स शेड्यूल के अंदर, और इसको मैंने नॉर्मल टैक्सेबल ले लिया। अब ये कैसे पता चला कि प्रोडक्ट बी एग्जाम नहीं है? तो उसने बताया ही नहीं है। तो ये एग्जाम के अंदर अज्यूम किया जाता है कि जो चीज नहीं बताई जा रही वो टैक्सेबल है। सेल की जा रही है नहीं बताया गया तो रजिस्टर्ड पर्सन को है। ये सारी एजम्पशंस मौजूद होती। ठीक हो गया जी। तो इसके अंदर आप वैसे मेरा ख्याल में अजम्पशन लिखने की जरूरत तो नहीं है इस सवाल के अंदर, क्योंकि मेंशन है। तो यहाँ पर आप किया जाए, आप यहाँ पर एडिशनली लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें। ठीक है। द एक्सपोर्ट ऑफ एग्जाम्प्ट गुड्स, ठीक है, कम्स अंडर फिफ्थ शेड्यूल। बस इतनी बात लिख दें
तो एग्जामिनर को समझ आ जाए कि किसने क्या किया हुआ। अब आएंगे हमारे सवाल के ऊपर, उसमें क्या है आपका आउटपुट टैक्स। ये देखिएगा, मैं भी सिर्फ लिखने लगा, लेस इनपुट टैक्स, राइट। तो इसमें पहला क्या आएगा, पहला आपका आएगा ब्रॉड फॉरवर्ड, या बाद में लिखते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड। फिर क्या आएगा, रेजिजुअल, राइट। और 90%, मैं टेम्पलेट बना रहा हूँ, 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। हाँ जी, नहीं मैं अभी लिख रहा हूँ ना, अभी तो मैं आप बच्चों को बता रहा हूँ ना, छोटे छोटे बच्चे हैं सारे ही, लिख रहा हूँ 90%। ठीक है, और फिर उसमें क्या करेंगे, लेस फिक्स एसेट का इनपुट टैक्स। पेपर में लिखना नहीं है, सिर्फ आपको बता रहा हूँ, इनपुट फिक्स टैक्स ऑन फिक्स टैक्स इनपुट टैक्स, सही है। फिर नीचे अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड होगा तो वो भी हम लेकर चलें। अब सबसे पहले तो हमारे पास आ गया जी आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स में यही सारी चीजें आपने दोबारा, ये जो लाइन है ना तीनों, यही आपने दोबारा यहां लिखनी है। ठीक है, क्लियर। और यही सारी अमाउंट आपने दोबारा यहां लिखनी है, यानी कि कॉलम रेप्लिकेट होगा यहां पर आके, कि खास कर कोई एडजस्टमेंट ना आ जाए। ठीक है, अब इसका टोटल नहीं करना। पहले कॉलम में याद रखें कि यहां पर इसकी परसेंटेज नहीं लेनी, यहां पर इसको खाली नहीं छोड़ना। अब इसकी यहां पर क्या लेंगे आप, परसेंटेज लेंगे, डायरेक्ट लिख दें उसके साथ, या वैसे आप करना चाहते हैं। तो पहले क्या होगी हमारा 18%, ये हो गई हमारी 0%, ये आप डिलीट कर दें क्योंकि ये एग्जाम्प्ट है, तो ये भी 0 हो गई। तो हमारा आउटपुट कितना हो गया, कुछ सेल्स रिटर्न तो नहीं है क्वेश्चन में, यहाँ सोचा जरूर करें। सेल्स रिटर्न बहरहाल ऊपर ही आ जाएगी, ऊपर भी सेल्स रिटर्न आ जाएगी इसके अंदर। लेस ब्रॉड फॉरवर्ड, अब देखते हैं क्वेश्चन में हमारे पास ब्रॉड फॉरवर्ड भी कुछ पड़ी हुई थी, वो कितनी थी, 252 500। ठीक है, 252 262 500। ठीक है, और रिचुअल के आगे आप रेफरेंस लिख दें वर्किंग टू का, तो ये कितनी हो गई हमारी, ये वाली। तो आपकी टोटल जो है, अब देखिएगा इसके अंदर चूंकि जीरो रेटेड गुड्स गिवन है, तो हमें ये देखना होता है कि अगर जीरो रेटेड जो गुड्स हैं हमारी, ये क्या ये टोटल गुड्स का 60% से 50% से बढ़ गई हैं या नहीं। तो नजर आ रहा है बढ़ गई, देखें इसको डिवाइड करके देखते हैं किसी साइड पे, 6.5 डिवाइडेड बाय ये देखें बढ़ गई है ना। तो लिहाजा अब यहाँ पर जो है ये 90% का रूल अप्लाई नहीं होगा। अब ये सारी की सारी हमारी इनपुट बन जाएगी। ठीक है, ये लॉ में लिखा हुआ है, ये लॉ में लिखा हुआ है कि अगर किसी शख्स की किसी महीने में जो जीरो रेटेड गुड्स हैं वो 50% से बढ़ जाएं, तो वहां पर 90% का रूल अप्लाई नहीं। नहीं होगा। हाँ जी, 107 क्या, 107 8111। जब तक आप चाय नहीं पिएंगे आप ठीक नहीं होंगे। ये था, ये हमारा रिफंड में चला जाएगा, ये आपका ये आपका इनपुट बन गया, ये आपका रिफंड में चला जाएगा, और ये आपका जाया हो जाएगा। ठीक है, कल मैंने बताया था कि अगर किसी शख्स की, किसी टैक्स पेयर की जीरो रेटेड सप्लाईज टोटल टैक्सेबल गुड्स का 50% से बढ़ जाए, नहीं, एक मिनट, मैं यहाँ भी ये गलती कर रहा हूँ,
बहुत ज्यादा आप गलतियां करी जा रहे हैं आज। आपकी जो टैक्सेबल सप्लाईज हैं पहले देखिएगा, वो ये है, और आपकी टैक्सेबल सप्लाई ये है। तो टोटल आपकी गुड्स कितनी हो गई टैक्सेबल? 75 लाख। इसमें से देखा जाएगा कि आपकी जो जीरो रेटेड गुड्स हैं वो कितनी है। 87%। ठीक है, तो 50% से ज्यादा है ना। यानी आपकी टोटल टैक्सेबल गुड्स थी 7.5 मिलियन, और उसमें जीरो रेटेड गुड्स कितनी है? 65 लाख। तो 50% से बढ़ गई। लिहाजा अब यहाँ पर जो है आप इनपुट सारे का सारा क्लेम करेंगे, यहाँ पर 90% का रूल नहीं लगेगा। इस ओके, समझ आ रही है? अब चूंकि हमारा इनपुट जो है ये कम है, आउटपुट कम है और इनपुट ज्यादा है, तो लिहाजा यहाँ पर हमारा क्या चला जाएगा, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इनपुट टैक्स कैरीड फॉरवर्ड। तो आप इसका और इसका डिफरेंस लिख देंगे। ठीक है, अब फिक्स एसेट तो इसमें है नहीं। ये बेटा लॉ में लिखा हुआ है कि आपका जो ये पूछ रहे हैं कि इसका पॉइंट को जरा दोबारा बता दें। लॉ में लिखा हुआ है कि आपका जो इनपुट टैक्स है ये वाली अमाउंट, ये आपके आउटपुट के 90% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपके 90% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। राइट, ये रूल है। अगर ज्यादा होगी तो आपकी जो 90% है वही आपको इनपुट मिलेगा। मिसाल के तौर के ऊपर आपका आउटपुट है लेट्स सपोज के 100 रुपया। आप कह रहे हैं जी मेरा इनपुट जो है वो है 200 रुपया। लॉ कहता है कि आपका आउट इनपुट आपके आउटपुट के 90%, यानी 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो आप कहते हैं कि मेरा एक्चुअल तो ये था, लेकिन इसका 90% क्या है? 90। तो आप फिर 90 माइनस कर लेंगे, 10 रुपये गवर्नमेंट को जमा करवाएंगे। तो ये जो आपका डिफरेंस था जो अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है, जो अभी तक इस महीने क्लेम करना था नहीं कर सके, 110 रुपये, ये कैरी फॉरवर्ड करके अगले महीने में ले जाएंगे। जैसे ये देखें आपका ब्रॉड फॉरवर्ड होके पिछले महीने से आया हुआ है। ये बात समझ आ गई? लेकिन लॉ ने इसकी एक्सेप्शन दी है कि वो टैक्स पेयर अगर किसी की जीरो रेटेड सप्लाईज टैक्सेबल सप्लाईज का, ये टोटल टैक्सेबल सप्लाईज ये तो एग्जाम्प्ट हो गई ना, अगर वो 50% से ज्यादा हो जाए तो उस महीने उसके ऊपर ये वाला 90% का रूल अप्लाई नहीं होगा। तो चूंकि हमारी जो लोकल टैक्सेबल सप्लाईज हैं वो ये हैं, जीरो रेटेड ये हैं, तो टोटल टैक्सेबल सप्लाईज ये आ गई। जीरो रेटेड गुड्स टैक्सेबल होती हैं, तो हमारी जो जीरो रेटेड गुड्स हैं वो टोटल टैक्सेबल सप्लाईज का 87% हो गई। तो हम इस बात पे आ गए कि इस टैक्स पेयर के ऊपर अब 90% का रूल अप्लाई नहीं होगा, ये जितना भी है इनपुट सारा क्लेम कर लेगा। तो इसने क्या किया कि सारे का सारा इनपुट क्लेम कर लिया। उसकी वजह से फिर नेगेटिव अमाउंट आ गई, तो ये क्या हो गई? कैरिड फॉरवर्ड हो गई। इसी तरह ये अगले महीने में जाके ये ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगी। अगले महीने में इसी जगह जाके हमारी जो है ये इनपुट का हिस्सा बन जाएगी। जैसे ये है, अगर ये अगस्त है तो ये कहाँ से आ रहा है? ये जुलाई का है ना। तो ये अगले यानी सितंबर का जाके ब्रॉड फॉरवर्ड में इसी जगह आ जाएगा। ये रूल मैंने बताया। अगर अगर टैक्स ईयर खत्म हो रहा हो तो फिर नेक्स्ट इसका सेल्स टैक्स का टैक्स ईयर नहीं खत्म होता। सेल्स टैक्स का टैक्स ईयर नहीं खत्म होता, ये तो हर महीने पे चलना होता है आपने। वो फाइनेंशियल ईयर की सिर्फ एडजस्टमेंट होती है रिफंड लेने के लिए। अगर आपका जो सवाल है वो ये है कि अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर 30 जून आ गया है और मेरा अभी भी ब्रॉड फॉरवर्ड होके आ रहा है, तो उसका तरीकेकार ये है कि आप कमिश्नर को ये अप्लाई कर दें कि भाई मुझे पैसे मेरे वापस कर दें। मैं इसको ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं करना चाहता, मैं एडजस्ट नहीं करवाना चाहता। आपके पास दो ऑप्शन है कि आप इसको रिफंड ले लें, लेकिन साल खत्म होने के बाद। सब जगह फर्ज करें अगर ये जून का महीना होता तो आपके पास ऑप्शन थी कि आप इसका रिफंड ले लें। दूसरी ऑप्शन क्या है? ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड करते जाएं। और क्लियर हुआ? यस। और अगर आप ये रिवीजन ना करते तो फिर बात बढ़ गई थी ना फिर।
ओके। अब दूसरी चीज क्या थी कि अब देखिएगा कि क्या इसमें अगला सोच, अभी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सोचना है। जी बेटा, ऑनलाइन किसी ने सवाल पूछा था, समझ आ गई आपको? उमर, अब क्या इसमें अनरजिस्टर्ड को सेल है? जी बताएं, अनरजिस्टर्ड को सेल है? नहीं है। इसका मतलब यहां पर फर्दर टैक्स भी नहीं आएगा। क्या ये इसके अंदर वो है? सर 50। अवैस बेटा, ये किताब में लिखा हुआ है 90% का, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। मैं इसका जो रूल है वो बेटा मैं आपको बता देता हूँ, ये लिखा हुआ है। ये है बेटा, किताब का पेज नंबर बता दें। पैरा है आपका किताब का, खालिद साहब की बुक का 2.14, रिस्ट्रिक्शन ऑफ इनपुट टैक्स। राइट, ये उसकी नीचे एक 5, खालिद साहब की बुक का, नई किताब का बताइएगा। 542 के ऊपर ये बात लिखी हुई है कि आपकी, अगर ये देखें पॉइंट नंबर 5, एक्सेप्शनल, एक्सेप्शन कहाँ कहाँ पर ये वाला रूल नहीं लगेगा। पर्सन मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाईज प्रोवाइडेड वैल्यू ऑफ सच सप्लाई एक्सीड 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। इसी तरह ऊपर लिखा हुआ है कमर्शियल इंपोर्ट, अगर उसकी कमर्शियल इंपोर्ट जिसके ऊपर उसने वैल्यू एडिशन टैक्स दिया हुआ है, उसकी भी ये बात कर रहा है कि अगर वो 50% एक्सीड कर जाए उसके ऊपर भी नहीं लगेगा। नीचे रिटेल गुड्स की छठे पॉइंट में बात कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर अगर ऊपर लिख दिया जाए फिर भी आप 90% का रूल अप्लाई बगैर किसी वजह के नहीं लगाएंगे आप एग्जाम के अंदर, ये दिखेगा। अगर आपकी रिटेल गुड्स है, आप रिटेल गुड्स को डिवाइड कर दें टोटल टैक्सेबल सप्लाईज के ऊपर और मल्टीप्लाई करें 100, अगर ये आपका आंसर 80% से बढ़ जाए उस महीने आप फिर भी 90% का रूल नहीं लगाए। सही है। और यहां पर क्या है, जैसे मैंने अभी किया, आपकी जीरो रेटेड सप्लाईज डिवाइड बाय टैक्सेबल सप्लाईज मल्टीप्लाइड बाय 100, अगर ये 50% से बढ़ जाए तो नहीं लगेगा। इसी तरह आपकी कमर्शियल इंपोर्ट डिवाइडेड बाय टोटल टैक्सेबल परचेजेस मल्टीप्लाइड बाय 100, अगर ये आंसर 50% से बढ़ जाए फिर भी ये रूल अप्लाई नहीं होगा। और मेरे लायक कोई रुकम। सही है। देखें कैसा जबरदस्त क्वेश्चन मैंने चूज किया, अल्लाह ने करवाया। तो यहां पर थे हम, तो इसका मतलब यहां पर हमारे पास फर्दर टैक्स भी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, सेल्स टैक्स रिफंडेबल, और यहाँ वर्किंग का रेफरेंस दे देंगे 2। ये हमारी रिफंड में आ गई। सही है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें पेएबल 0 आ रहा है, बल्कि कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ये था जी क्वेश्चन, इसमें कोई और चीज हो तो बता दें। ये है जी क्वेश्चन आपका। इट्स ओके। तो क्या सीखा इससे आपने कि 90% का रूल रिवाइज हो गया दोबारा, और अपॉर्चनमेंट प्रोडक्ट वाइज डिटेल गिवन है। अभी हमने आज ये भी सीखा कि अगर गुड्स पर्सनल यूज के लिए हों, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हों तो क्या ट्रीटमेंट होगा, और अगर ट्रेडेबल गुड्स हों तो क्या ट्रीटमेंट होगा, ये भी हमने बात की है। ठीक है। अच्छा जी। और आपने कहा था क्वेश्चन 35। आपकी शर्त पूरी होगी, एक क्वेश्चन करवा दिया मैंने। क्या नाम है आपका? नाम नाम इनाम।
अच्छा जी, क्वेश्चन 35 देखिएगा, इसको डिस्कस करके फिर इसका देखते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन है।